हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने बैच ऑफ तक्षशिला में। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे नई शिक्षा नीति एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। दोस्तों, हम सभी के मन में जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके सभी के मन में बहुत उत्साह है कि अभी और क्या नए बदलाव, क्या नए चेंजेस हमारी शिक्षा नीति में आने वाले हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, यह एक अपॉर्चुनिटी है हमारे प्राइमरी बच्चों के लिए एंड 5th 6th 7th 8th 9th 10th और इंटर तक के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, उनके लिए मौका है एक नए करियर में, एक नए प्लेटफॉर्म पे कदम रखने का। सो सभी के मन में बहुत से सवाल होंगे और सभी के मन में बहुत से आइडियाज़ भी होंगे कि नई शिक्षा नीति में हमारे गवर्नमेंट्स को ये चीज़ें अप्लाई करनी चाहिए। सो दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आपके मन में कोई सुझाव है, कोई आइडिया है, सो दोस्तों प्लीज़ आप मेरे मैसेज बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ भी सकते हैं और आपके मन में जो आइडियाज़ हैं, जो सुझाव हैं, आप उसे बता भी सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ नए चेंजेस, कुछ नए आइडियाज़, कुछ ऐसे सुझाव हैं जो कि नई शिक्षा नीति में होने चाहिए, तो प्लीज़ आप अपने कमेंट्स, अपने सुझाव, अपने आइडियाज़ मेरे मैसेज बॉक्स में आप उसे शेयर करें। हम सभी मिलकर इस पर बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। फ्रेंड्स, इससे पहले हम बात कर रहे थे पार्ट सेकंड की बात कर रहे थे। उससे हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट ने हमारे जो भी क्लास 6 हाई स्कूल एंड 12th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस को बहुत कम तो किया है, बहुत ही स्मार्ट सिलेबस रखा है और अलग अलग क्षेत्रों से अलग अलग सब्जेक्ट्स को भी उसमें इन्वॉल्व किया है। जैसे कि हमने बात की तकनीकी, चिकित्सा, कानूनी और कौशल विकास, और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, एग्रीकल्चर, कई चीज़ों को इंक्लूड किया ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो न्यू जनरेशन है, वो एक बेसिक पढ़ाई के अलावा और भी क्षेत्रों की जानकारी वो ले सके, उन्हें मिल सके, ताकि जब वो 12th पास आउट हों या फिर जब वो 12th में जाएं या फिर जब वो 12th पास आउट हों, जब वो ग्रेजुएशन करें, तो उनके लिए कोई भी उनका पसंदीदा क्षेत्र उनके लिए चॉइस करना उतना मुश्किल ना हो, उसकी बेसिक नॉलेज उन्हें पहले से हो। क्योंकि बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं जिनका हर पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का अलग अलग फील्ड में इंटरेस्ट होता है, जिनका इंटरेस्ट होता है उसमें वो माइंडेड होते हैं। आप में से कई मेरे से फ्रेंड्स होंगे, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनका अलग अलग फील्ड में उनका माइंड चलता होगा, वो उसमें इंटरेस्ट लेते होंगे। जैसे कई मेरे फ्रेंड्स होंगे, कोई साइंस में बहुत इंटरेस्टेड होगा, कोई आर्ट्स में, कोई कॉमर्स में, तो कोई म्यूज़िक में, तो कोई कई ऐसे क्षेत्र, एग्रीकल्चर है। जैसे कि मैं हूँ तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी है, शुरू से ही रहा है, तो मुझे बायोलॉजी बहुत पसंद है गाइस। बायोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी एरियाज होते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे आपका वो ह्यूमन डेवलपमेंट हो, चाहे आपका जितने भी वो डायग्नोसिस, मेडिसिन, जो भी क्षेत्र है, मुझे वो बहुत इंटरेस्टेड है और उसमें मैं ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर भी लेता हूँ। सो इसीलिए गवर्नमेंट ने इन्हीं सब बातों को सोचते हुए कुछ नई चीज़ों को लाया है कि स्टूडेंट्स की जो नई प्रतिभा है, जो नई स्किल है, वो सामने निकल के आए। अब उन्हें हाई मार्क्स नंबर स्कोरिंग सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स नहीं चाहिए। अब उन्हें चाहिए जिनका दिमाग बहुत क्यूरियोसिटीफुल हो, जिज्ञासापूर्ण हो, जो स्किल्ड ऑलरेडी हैं। स्किल ओरिएंटेशन स्टडी अब लागू होने वाली है। तो मैं भी दुआ करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो जाएं। एंड दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, दोस्तों मेरे वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ उसे लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नए अपडेट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आइए बात करते हैं नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो दोस्तों, इसे हम एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के नाम से भी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, एनईपी शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में जो हाईलाइट पॉइंट है
हाईलाइट पॉइंट में फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पहला है क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप व वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप व वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। पहले हम जान लेते हैं कि इंटर्नशिप होता क्या है। गाइस, इंटर्नशिप आप कह सकते हैं जब आप किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी चीज़ जब आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, जैसे कि आप किसी मशीनरी, अगर कोई टेक्निकल फील्ड से है तो वो अगर वो किसी मशीन की या किसी एक चीज़ अगर वो ट्रेनिंग ले रहा है उसके अंडर में रहकर, तो जितने टाइम वो ट्रेनिंग लेता है उसे ही इंटर्नशिप कहते हैं। जैसे कि हमारे डिप्लोमा वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो पर्टिकुलर एक कंपनी में, जैसे कि भेल हो गया या फिर कई सी कंपनीज होती हैं जिसमें कि वो ट्रेनिंग लेते हैं। जब आप पर्टिकुलर किसी विशेष चीज़ के आप ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो वो आपका जो ड्यूरेशन होता है उसे कहते हैं इंटर्नशिप। जैसे हमारे मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, वो चाहे वो फार्मेसी कर रहे हों, चाहे वो MBBS कर रहे हों, तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है, जो उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, उस ट्रेनिंग को कहते हैं इंटर्नशिप। तो दोस्तों यहाँ पे ये बात की गई है कि क्लास 6 से ही बच्चों को जागरूक बनाया जाएगा, उन्हें अवेयर किया जाएगा क्लास 6 से ही। क्योंकि आपके जो जनरेशन है वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है, उन्हें बहुत ज़्यादा डीपली बताना पड़ता नहीं है, बस उन्हें मेन हेडलाइन आप समझा दीजिए, वो चीज़ों को कंफर्टली अंडरस्टूड हो जाते हैं, कर लेते हैं। सो क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप व वोकेशनल का मतलब होता है दोस्तों, जब आप वोकेशनल का मतलब होता है व्यावसायिक तौर पर, ऑक्यूपेशनल तौर पर आप अपने सेल्फ डिपेंडेंट, बाय मनी, बाय फाइनेंशियली आपको आत्मनिर्भर बनाया जाता है। आप किसी भी स्पेशलिटी में आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी। जैसे कि कई चीज़ें हो सकती हैं, मैंने आपसे इसी वीडियो में बात की थी कि वो चाहे वो नेटवर्किंग हो, वो नेटवर्किंग का क्षेत्र हो सकता है, वो कंप्यूटर हार्डवेयर हो सकता है, वो एनिमेशन हो सकता है, या फिर कोई स्पेसिफिक मशीनरी क्षेत्र हो सकता है। बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको उसमें, अगर आप जैसे कि आप कह सकते हैं कि मूर्तियाँ बनाना होगा, कोई जैसे कि आप एक जॉब के आप हैसियत से आप समझ सकते हैं, अगर आप किसी पर्टिकुलर जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, जैसे कि आप प्लास्टिक से बने हुए जो भी मॉडल्स होते हैं, चाहे वो प्लास्टिक तो आप जाने हर जगह है, तो अगर फाइबर से बने जो भी चीज़ें होती, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड, कंपनी या फैक्ट्री में अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो वो आप उसे ऑक्यूपेशनली सीख रहे हैं, आप उसे व्यवसायिक तौर पर ही सीख रहे हैं, आप अपने फाइनेंशियली रीजन से ही सीख रहे हैं। तो उसका ये मतलब है वोकेशनली मतलब व्यवसायिक तौर पर। और जितने टाइम आप उस स्किल को सीखेंगे, आप किसी फैक्ट्री, किसी कंपनी या कहीं पर आप जॉब कर रहे हैं, तो जिस फील्ड में आप उस चीज़ को सीख रहे हैं, तो वही आपका इंटर्नशिप हो, ड्यूरेशन आपका इंटर्नशिप हो गया, और वोकेशनल मतलब कि व्यवसायिक तौर पर। ओके, तो क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। मोदी जी का एक आप कह सकते हैं उनका एक एंथम है, वोकल फॉर लोकल, मतलब कि अब हमें जो हमारे लोकलाइज, हमारे सराउंडिंग्स, हमारे जो फ्रेंड्स हैं, अब उनसे हम डायरेक्ट जुड़ें, तो इसका सेंस हम उससे भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड है, तो ये तो हो गया कि क्लास 6 से स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप व वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड सेकंड है, स्कूल्स कॉलेजेस में मल्टी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा। दोस्तों, कई ऐसे फैमिलीज होते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो अदर स्टेट से माइग्रेट करके दूसरे क्षेत्रों में आ चुके होते हैं। कोई कोलकाता से MP में आके रह रहा है, या कोई MP वाला है वो जो है UP में आके रह रहा है। तो जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हमें समझने में प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कोई बंगाली है तो उसे बंगाली लैंग्वेज ही आएगी पर्टिकुलर। बहुत से मेरे फ्रेंड्स बंगाली हैं, तो उन्हें हिंदी मात्र 5-10% ही आती है। तो ये जो लैंग्वेज फाउंडेशन है, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को समझा है कि ये लैंग्वेज फाउंडेशन भी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई पे बहुत व्यापक स्तर पर असर डालता है। तो गवर्नमेंट ने इस लैंग्वेज फाउंडेशन को कम्प्लीटली ब्रेक कर दिया है।
अब आपको मल्टी लैंग्वेज आप सीख भी सकते हैं, और आप अपने क्लास 6 के बाद से आपकी जो भी पढ़ाई होगी आप जिस भी लैंग्वेज में चाहेंगे, कक्षा 8, 9, 10 एंड 12 आप जिस भी लैंग्वेज में चाहें आप उस लैंग्वेज में वो अपना आगे की एजुकेशन आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपका ऑप्शन है। सो स्कूल कॉलेज में अब मल्टी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा। आप चाहे बांग्ला, उर्दू, कन्नड़, मलयालम, जो भी आपकी तेलुगु, जो भी आपकी बांग्ला, जो भी आपकी लैंग्वेज है आप उस लैंग्वेज में आप पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, उसके लिए उस ऐसे कॉलेजेस में वहाँ के लोकलाइज टीचर को वहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा, तो उसमें इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आने वाले टाइम में दोस्तों चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि लैंग्वेज भी हमारे लिए दो ही लैंग्वेज सबसे ज़्यादा हम मायने दिया जाता है, वो हिंदी या फिर इंग्लिश। इंग्लिश तो मान लीजिए कि हमारी जो 40% या 60% कह सकते हैं आबादी हो, उनको तो इंग्लिश अच्छे से आती है, बाकी लोगों को इंग्लिश नहीं समझ में आती है। तो ये बाउंडेशन अब नहीं रहा कि वो अपनी खुद की लैंग्वेज में अब अपनी पढ़ाई को कर पाएंगे। अब उसके लिए काफ़ी हद तक जो बुक स्ट्रक्चर है, जो बुक मॉडल्स को पूरा चेंज किया जाएगा, काफ़ी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें बदलेंगी। तो स्कूल एंड कॉलेज में मल्टी लैंग्वेजेस को प्रमोट किया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट है क्लास 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा व राष्ट्रीय भाषा में ही होगी। तो दोस्तों क्लास 5 तक बेसिकली ये आप इसे अनिवार्यता कह सकते हैं कि जो क्लास 5 तक की पढ़ाई है वो आपकी कंपलसरी, वो आपकी जो मातृभाषा है, आपकी जो मदर टंग लैंग्वेज है, आप जिस क्षेत्र में रहते हैं वो उस भाषा में होगी, वहाँ की लोकलाइज भाषा में, उस भाषा में आपसे बात किया जाएगा, उस भाषा में आप लिख पढ़ समझ सकते हैं। और आपकी राष्ट्रीय भाषा आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी है आपकी हिंदी भाषा, तो वो आपकी रहेगी। हाँ, एक ऑप्शन में अलग से दोस्तों मुझे याद आएगा, मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि संस्कृत को इस बार नई शिक्षा नीति में संस्कृत भाषा को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया गया है। संस्कृत को अब अनिवार्य बना दिया गया है कि संस्कृत अब चाहे वो क्लास 5 के बच्चे हों, चाहे वो हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, 12th, ग्रेजुएशन या फिर टेक्निकल फील्ड के या मेडिकल किसी भी हो, सभी के सब्जेक्ट के सिलेबस में संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। आपको संस्कृत अब सीखना पड़ेगा। संस्कृत की वैल्यू इंग्लिश के बराबर कर दी गई है। तो संस्कृत लैंग्वेज बहुत अच्छी लैंग्वेज है, सभी को आनी चाहिए, क्योंकि संस्कृत की अगर आप हिस्ट्री आप जानेंगे तो ये इसका जो वर्णन है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हर जगह आपको मिलेगा। तो संस्कृत भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। एंड आपका, तो मैं कह रहा था कि क्लास 5 तक की जो पढ़ाई में मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा में ही होगी। एंड आपका 4th पॉइंट है क्लास 9 से लेकर 12th तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर में होगी। मैंने कई वीडियोस यूट्यूब पे देखी, उसमें बहुत से यूट्यूबर कह रहे हैं कि अब बोर्ड परीक्षा और यही चीज़ अब समाप्त हो जाएगी। ऐसा नहीं है दोस्तों, बोर्ड परीक्षा समाप्त नहीं होगी। बोर्ड परीक्षा का आप जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाने वाला है। अब आपकी बोर्ड परीक्षाएं अब आपकी सेमेस्टर वाइज होगी, 6 मंथ पर आपकी ये बोर्ड की परीक्षाएं होंगी और आपके नंबर्स इक्वल जुड़ेंगे। तो पहले क्या, पहले एक ऐसा मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आम लैंग्वेजेस में लोग कहते हैं फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट, 11th को फर्स्ट ईयर बोलते हैं, तो फर्स्ट ईयर इज अ रेस्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर इज अ लास्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में उतने नंबर्स नहीं ऐड होते हैं, इसलिए लोग उसको बहुत लाइकली पढ़ते हैं। लेकिन आपका ये जो 10+2 होता है आपका, ये बहुत ही अहम होता है। सो कक्षा 9 से लेकर 12th तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर में होगी, सेमेस्टर वाइज पढ़ाई होगी और उन सेमेस्टर को उतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा जितना कि एनुअल एग्जाम को दिया जाता था। और जब चीज़ें आपके हैबिचुअल में आप जब हो जाती हैं तो फिर वो चीज़ कठिन नहीं लगती। कठिन का मतलब होता है कि उस लेवल को आप अभी तक, उस लेवल की स्पीड को आप पकड़ नहीं पाए हैं। अचानक कोई चीज़ अगर आप पढ़ेंगे करेंगे तो आपको कठिन लगेगी। तो जब शुरू से ये जब चीज़ें सिस्टमेटिक चलेंगी तो फिर आपकी वो चीज़ें कठिन बिल्कुल नहीं लगने वाली। और अब तो उस नई शिक्षा नीति से कठिन शब्द को ही हटा दिया गया है। कठिन की जगह आप कह सकते हैं कि नई नवाचार, इनोवेशन, स्किल्ड और क्यूरियोसिटी जैसे कई चीज़ों को अब लाया गया है। एंड दोस्तों ये 5th ऑप्शन है, इसमें लिखा गया है कि
नई शिक्षा नीति को अंक आधारित से हटाकर ज्ञान आधारित बनाने पर जोर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति को अंक आधारित से हटाकर ज्ञान आधारित बनाने पर जोर दिया जाएगा। दोस्तों अब ये नंबर स्कोरिंग मॉडल अब नहीं रह गया है कि आप 80%, 90%, 95% या 98% लाइए तभी आप अच्छे स्कॉलर बॉय या अच्छे स्कॉलर गर्ल कहलाएंगे। नहीं, अब आपका नॉलेज टेस्ट होगा। देखिए होता क्या, बहुत अच्छा पॉइंट आया है तो मैं आपसे बता देना चाहूँगा। दोस्तों हमारा जो ब्रेन बना होता है ना, हमारा जो ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है, हमारा जो ब्रेन मैपिंग है, वो चीज़ों को रटने के लिए नहीं बना होता है, वो चीज़ों को समझने के लिए बना होता है। अगर आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, जब हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं तो जब हम उसे एक बार देखते हैं तो उसी टाइम वो चीज़ याद हो जाती है। कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे कि वो चीज़ पे आपका कितना इंटरेस्ट है, आपने कितना फोकस किया है और कितना आपने मन से उसे पढ़ा है। तो हमारा जो ब्रेन स्ट्रक्चर है, ब्रेन मैपिंग है, वो चीज़ों को देखकर समझने के लिए है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को समझ जाते हैं, उन्हें कैच कर लेते हैं, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते। वो चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते तो हम ये जज कर लेते हैं कि फला स्टूडेंट पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, कमज़ोर है पढ़ने में। ऐसा नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो परफेक्टली बोल नहीं पाते, वो चीज़ों को समझ तो जाते हैं लेकिन वो अच्छे से लिख जरूर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं वो लिख तो लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते। सो बहुत चीज़ें होती हैं, वो थोड़ी सी हार्ड लगती है क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो अब उनका नॉलेज टेस्ट करने के भी कई तरीके होते हैं दोस्तों। नॉलेज टेस्ट करने के तरीके होते हैं, जैसे कि ऑप्शनल क्वेश्चन से जो टेक्निक होती है, आप ध्यान देते होंगे। अब तो हालांकि ये चीज़ ग्रेजुएशन वाले बेहतर समझते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं। हालांकि अब इसका बेनिफिट मिलने वाला है 10+2 12 वालों को, इंटरमीडिएट वालों को मिलने वाला है। आप देखते हैं जब कोई क्वेश्चन आता है तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। अगर आपने चीज़ों को, फैक्ट्स को आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप क्वेश्चन पढ़ के आप उन चारों ऑप्शन को देखकर आपको आइडिया लग जाता है कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, आपके अंदर नॉलेज है, आपने चीज़ों को पढ़ा है लेकिन वो ईजिली रिकॉल नहीं हो रही है, लेकिन वो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सेट होता है। आपको पता होता है कि हाँ कोई ना कोई इसमें कोई एक ऑप्शन होगा। तो आप नॉलेज तो आप बहुत गेन कर लेते हैं। नॉलेज गेन करने कई तरीके होते हैं। आप चीज़ों को देखकर, सुनकर, उन्हें प्रैक्टिकली करके आप चीज़ों को सीख जाते हैं, लेकिन आप उसे परफेक्टली आप बोल नहीं पाते, लिख नहीं पाते। लेकिन आपका नॉलेज टेस्ट करने के कई तरीके हैं। तो अब वो लिखने वाली सिस्टम नहीं रहा। ये एग्ज़ाम अलग से करवाए जाएंगे। अब ऐसी स्टडी होगी उसके लिए अलग से एग्ज़ाम करवाए जाएंगे, अलग से उसके लिए ब्रेन प्रैक्टिसिंग करवाई जाएगी। अगर आपका नॉलेज टेस्ट अच्छा है तो उसमें आपका परफॉर्मेंस बेटर होना ही होना है। ये तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ। नॉलेज टेस्ट में आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा होगा कि वो चीज़ें इंटरेस्टेड तौर से आपको पढ़ाई जाएंगी, क्यूरियोसिटी होंगी, उसमें कई न्यू फैक्ट्स होंगे। अब वो बोरिंग पढ़ाई नहीं होगी, रटने वाले सिस्टम नहीं रहेगा। तो अगर आपका जो मैथमेटिक्स, आपकी ट्रिग्नोमेट्री, मैं भी नहीं जानता था दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का नज़रिया क्या, अभी आप नहीं जानते होंगे। जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे मैथ वाले, जो मैथ में 95 नंबर भी लाए, शायद उन्हें भी पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री आपका स्पेस जो टेक्नोलॉजी होती है, जो अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं, वो फॉर्मूला से लेकर रॉकेट टेक्नोलॉजी, हर एक चीज़ में वो आपके इन्फिनाइट, सिग्मा, उन सब का रोल होता है। आपका ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों बहुत ही उसकी मैं क्या बात करूँ। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इनक्रेडिबल सब्जेक्ट है। उसे हम लोग शुरू से हमें वैसा पढ़ाया ही नहीं गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको टाइम मशीन बनाना है, टाइम मशीन के बारे में जानना है, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री बस कुछ फॉर्मूले याद करने होंगे, तो मन में क्यूरियोसिटी जाग जाएगी, अरे यार टाइम मशीन, स्पेस टेक्नोलॉजी, रॉकेट। तो इस तरीके से आप ट्रिग्नोमेट्री को आप एक इंटरेस्ट तरीके से देखेंगे। तो अब ऐसी ही शिक्षा नीति आने वाली है कि आपको दूरदर्शी बनाया जाएगा। आपको उसके जो भी बेनिफिट है, उसका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एग्जाम्पल से आपको उससे जोड़कर दिखाया जाएगा। तो नई शिक्षा नीति को अंक आधारित से हटाकर ज्ञान आधारित बनाने पर जोर दिया जाएगा। मार्क्स स्कोरिंग से हटाकर नॉलेज बेस्ड बनाने पर ध्यान दिया जाएगा।
एंड फिफ्थ इसमें इसमें इसका फैक्ट है नई शिक्षा नीति का कि क्लास 9 के बाद अब साइंस आर्ट के अलावा मल्टीपल सब्जेक्ट चुनने का ऑप्शन होगा। आप सभी जानते हैं कि 12th में या तो आप साइंस लेते हैं या तो आप आर्ट लेते हैं या तो आप कॉमर्स भी लेते हैं, लेकिन अब आप उसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जो अब आप ले पाएंगे। वो आपके एग्रीकल्चर, मेडिसिनल, बायोलॉजी, आपका म्यूजिक, आर्ट्स दो तरीके के होते हैं, एक आर्ट्स होती है और एक आर्ट होता है। आर्ट्स आपका एक फाइन आर्ट होता है, उसमें कई चीज़ें आती हैं। आर्ट होती है वो आपकी कला होती है, तो आपकी कला और आपकी इसमें बहुत सी मशीनी जानकारियाँ और मैं कह सकता हूँ कि बहुत सी इंफॉर्मेटिव चीज़ें होंगी, नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर से जुड़ी हुई चीज़ें होंगी, बहुत सी ऐसी मैनी मोर चीज़ें होंगी जो आप इसके लिए एक मैं एक वीडियो में आपसे हम सभी एक दूसरे शेयर करेंगे, उसमें मैं डिटेल बताऊंगा जो क्या क्या चीज़ें आने वाली। लेकिन अब ये बाउंडेशन दोस्तों खत्म हो गया है। अब आप जो भी सब्जेक्ट चाहें अब आप वो साइंस आर्ट के अलावा ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। या हो सकता है कि ऐसा हो जाए कि साइंस वाले साइंस के अलावा भी कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट ले पाए, जिनमें उनका जितने भी सब्जेक्ट अब तक बने हुए हैं टोटल, आप कोई भी सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। चाहे तो आप साइंस को रिप्लेस करिए, चाहे तो आप साइंस के साथ रखिए। तो मल्टीपल सब्जेक्ट अब हो गए हैं, अब वो साइंस आर्ट कॉमर्स वाला अब बाउंडेशन नहीं रहा। क्योंकि दोस्तों भविष्य में जो करियर की अपॉर्चुनिटी है वो सिर्फ 3 सब्जेक्ट में नहीं रह गई है। ऐसा नहीं कि हमारे दुनिया में आप जितनी चीज़ें देखते हैं या फिर वो हर कोई साइंटिस्ट ही नहीं बनता है। आपकी दुनिया में जो भी चीज़ें आपसे जुड़ी हुई है, जो आपसे जुड़ी हुई हैं, आप संगीत से भी आप उतना ही लगाव है, कला से भी उतना ही लगाव है, मशीनी चीज़ें, मोबाइल का सबसे ज़्यादा लगाव हो आप इसमें, सबसे ज़्यादा अगर आपका लगाव किस चीज़ से है तो वो मोबाइल है। मोबाइल पर आप अपना मनोरंजन करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। तो सोचिए मोबाइल की टेक्नोलॉजी कितनी हाईटेक है। मोबाइल कहने को तो एक मतलब कि ऐसा बता रहे मोबाइल चला रहे हो मतलब कि पढ़ाई नहीं कर रहे होगे एक थिंकिंग। लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी अब इसी पे और काम किया जाएगा, आपकी ऑनलाइन स्टडी सब कुछ मोबाइल बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मोबाइल को टेक्नोलॉजी जोड़कर एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट चैप्टर सिलेबस बनने वाला है, और उसमें क्या क्या होता है ये देखने लायक चीज़ें होंगी। एंड 7th पॉइंट है कि बोर्ड एग्जाम्स पैटर्न्स। अब हाँ, ये 12th, ये हमारे 10+2 फ्रेंड्स के लिए है। अब जो बोर्ड एग्जाम्स होंगे हाई स्कूल एंड 12th के, वो 2 पैटर्न पर होगा। एक ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपका ये वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव, और आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ये आपका 2 टाइप्स में होगा और ये दोनों के नंबर्स आपको जुड़ेंगे। क्या अब आप इसलिए भाषा में कहूँ तो जो भी अब ग्रेजुएशन लेवल की चीज़ें थी अब उसी को ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है 10+2, क्योंकि अब माइंड लेवल सबका इक्वल ही हो गया है दोस्तों, है ना। अब वो टाइम ही रहा कि अभी आप हाई स्कूल में हो, 12th में, तभी आप छोटे हो, ऐसा नहीं है। माइंड लेवल सभी का डेवलप हो चुका हो। तो ये ऑब्जेक्टिव जो आपकी चीज़ें हैं, ऑब्जेक्टिव आपका ये जो ऑप्शनल है, आप इससे जोड़कर देख सकते हैं दोस्तों। नॉलेज बेस्ड ये जो नई चीज़ लाई गई है ऑब्जेक्टिव को, मैंने कहा ना ब्रेन मैपिंग जो होता है, हमारा जो ब्रेन होता है वो चीज़ों को समझने के लिए होता है, देख कर समझ कर भी हम याद करते हैं, तो उससे भी हमारा आपका नॉलेज बढ़ता है। अभी आप किसी जू में जाइए, चिड़ियाघर में जाइए, वहाँ पर आपको ढेर सारे आपको एनिमल्स मिलेंगे। आप देख कर ही याद कर लेंगे कि इतने एनिमल्स हैं। आप गोवा वगैरह जाइए या फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, वहाँ पर आप किसी समंदर में आप शिपिंग कीजिए, वहाँ पर आपको कई सारी मछलियाँ, अगर आप उसमें जो लोग उसे क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो नीचे पानी के अंदर आप जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है, अंडर वाटर जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको कई शैवाल, आपको एल्गी, कोरल्स, कलर्ड ओरल्स, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में तो ऐसे क्लियर दिखता है। जब आप चीज़ों को आंखों से देखते हैं तो आपको याद हो जाता है। अगर एक बार आप कोरल्स को, फिशेस को आप देख लेंगे तो आप कॉपी में उसे लिख सकते हैं। जब आप कोई मूवी देखते हैं, अभी मैं आपसे कहूँ कि पबजी गेम पर ज़्यादा नहीं, बस 1 पेज या 2 पेज लिखिए, मुझे लगता है आप पबजी गेम पर आप 5, 6, 10 पेज आप लिख सकते हैं।
अगर लिखने को कहा जाए कि पबजी गेम पर आपको 2 पेज लिखने कहा जाए, आप दोस्तों 5 पेज लिख डालेंगे। पबजी गेम में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या किस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, क्या है, कैसे है, तो ऐसी तो ये सब चीज़ें हैं। हालांकि पबजी जो गेम्स बनाए जाते हैं वो भी कोई आम इंसान नहीं बनाते हैं, वो भी बहुत इंजीनियर से होते हैं, उनका जो माइंड लगता है। पर गेम्स जिस टेक्नोलॉजी पे आधारित होते हैं वो टेक्नोलॉजी बहुत हाईटेक है, तो उसी टेक्नोलॉजी से आप स्टूडेंट्स को अब जोड़ा जाएगा। तो आपको जो बोर्ड एग्जाम्स, आपको जो पैटर्न्स होंगे वो आपके 2 टाइप से होंगे, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपको कुछ लिखने के लिए भी चीज़ें होंगी, तो आपको दोनों नंबर आपको जोड़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स होंगे, हाँ दोस्तों ये बात है कि कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो ऑब्जेक्टिव में बहुत एडवांस होंगे, हो सकता है डिस्क्रिप्टिव में एवरेज एडवांस हो या फिर दोनों में एडवांस होंगे। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में अगर आप एडवांस हैं तो भी आपके लिए अच्छी खबर है। डिस्क्रिप्टिव चीज़ों में अगर आप एवरेज एडवांस है तो भी कोई नो प्रॉब्लम, दोनों में है तब तो फिर बहुत अच्छी बात है, सुहानी है। एंड दोस्तों 8 पॉइंट है 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स, स्किल्स, इनोवेशन व एक्स्ट्रा एक्टिविटी, एक्स्ट्रा करिकुलम के मार्क्स भी मिलेंगे। हमारे जो मुझे लगता है 10th ही नहीं 6 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें 6 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पोर्ट्स, स्किल, इनोवेशन, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के मार्क्स मिलेंगे। आपकी जो मार्कशीट दोस्तों जो तैयार होंगी उसमें जो नई शिक्षा की नीति के आधार पर आपको कई चीज़ें सिखाई जाएंगी। उसमें आपको म्यूजिक, स्पोर्ट्स और आपको कई स्किल्स आपको सिखाई जाएंगी। कैसी चीज़ें बनती है, कोई एप्लीकेशन है तो कैसे वो तैयार होता है, कोई प्लांट, कोई अगर आपके स्कूल में कोई अगर आपका बॉटनिकल गार्डन है तो वहाँ पर वो फूल के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, उसे पूरा फूल का डिस्क्रिप्टिव नेम, जो बहुत सी चीज़ें होती हैं आपको, कई स्पोर्ट्स वहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे, कई स्किल्स होती हैं आपको सिखाए जाएंगे। बहुत लोग स्पोर्ट्स के अलावा जैसे बहुत लोगों की इंटरेस्ट होता है अलग अलग चीज़ों में, कुछ लोगों को आर्चरी पसंद होती है जिसमें निशान लगाते हैं, और शूटिंग, कई चीज़ें ऐसी होती है। वो तो डिपेंड करता है कि स्कूल कॉलेज कितना बेहतर अपना स्पोर्ट्स कॉरिडोर कितना अच्छा बना पाते हैं, वो तो उन पर डिपेंड करता है। वो स्कूल क्वालिटी होगी तो आप वो कितना बेहतर आपको स्पोर्ट्स के चीज़ें आपको दे पाते हैं, कितने अच्छे से खेल्स आपको प्रोवाइड करा पाते हैं। तो 6 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पोर्ट्स और जो भी उनकी स्किल का मतलब है कि आपने किसी चीज़ को देखा और आपने बना दिया तो वो आपकी स्किल है, आपने खुद से सीखी है, तो आपके दोस्तों स्किल हो गई। आपने कंप्यूटर है वो आपका ख़राब हो चुका है, आपने देखा और आपने उसे बना दिया, या आपने कोई नई चीज़ अगर आपने इवेंट कर दी तो वो आपकी स्किल हो गई। मुझे याद आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए एक जैसे कि लोहे के 2 पार्टिकल्स हैं, अगर उसे हम कहीं ऐसे मिट्टी वगैरह में फेंक दें, आपने कोई ऐसी चीज़ अगर आपने इवेंट कर दी कि जैसे वो मशीन जाएगी उसे जो है मैग्नेट से खींच लेगी, तो ऐसी कई चीज़ें होती हैं। तो जैसे कि हमारे IT जो प्रोफेशनल्स होते हैं उन्होंने कई मशीन, जैसे कि हमारे बहुत से डिसेबल बच्चे होते हैं, तो डिसेबल बच्चों के अगर आपने कोई चीज़ अगर आपने ये भी चीज़ वैसे सब्जेक्ट में ऐड किया गया है कि जिनके हाथ डैमेज होते हैं, पैर डैमेज होते हैं, तो ये भी एक स्किल है, इसकी भी ट्रेनिंग अलग से दी। अगर आप चाहते हैं कि उसका भी अलग से ऑर्गन स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट होता है, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपके अंदर देश सेवा की भावना आपके अंदर है, अगर आप उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, अगर आपका मन है, आप हाई स्कूल में हैं, आप चाहते हैं कि जो अपंग बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ आर्टिफिशियल जो ऑर्गन होते बनाना चाहते हैं, तो आपको उसकी भी ट्रेनिंग दी जाएगी। तो वो आपकी स्किल हो गई। अगर आपने कोई चीज़ देखी और आपने उसे सीख कर आपने बना दी तो आपकी स्किल हो गई। तो उसके भी नंबर्स आपको दिए जाएंगे, और नंबर्स का उतना ही महत्व होगा जितना महत्व आपका साइंस के सब्जेक्ट्स में होता है। जितना नंबर आपको आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी, जितने नंबर्स आप उनमें पाते हैं, कंप्यूटर, जितने मार्क्स आप उतने उसमें पाते हैं, उतने ही मार्क्स आपको स्पोर्ट्स, स्किल्स एंड इनोवेशन, आपके मन में क्या नए आइडियाज़ आ रहे हैं,
किसी चीज़ को देख करके आप नई चीज़ें बना सकते हैं। तो उसके भी कई कई चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, उस बुक को आपको ऐसी मशीन बना दी कि बुक में अगर कोई 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 अगर मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को उसने कैच कर लिया, या फिर आप कोई भी एनिमल कोई भी चीज़ आप बना सकते, अगर आपने मार्कर भी बना दिया तो ये आपकी स्किल है, इनोवेशन है। बहुत अभी अभी मेरे माइंड से चीज़ें स्किप हो रही हैं गाइस, लेकिन बहुत चीज़ें मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा। सो 6 to 12 के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्पोर्ट्स, स्किल एंड इनोवेशन एंड आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका वहाँ पर लोगों से आपका सोशल कनेक्शन कैसा है, तो वो सारी चीज़ें आपके मार्क्स में वो फिजिकल ऑब्जर्वेशन में आपकी चीज़ें ऐड होंगी और आपको उसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। तो दोस्तों फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। मैं एक बार फिर से मैं फटाफट चीज़ों को मैं समराइज कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ कि हमारी नई शिक्षा नीति में क्या हाईलाइट पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। पहला था क्लास 6 से ही स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप व वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। एंड सेकंड था स्कूल कॉलेजेस में मल्टी लैंग्वेज को प्रमोट किया जाएगा। अब आप किसी भी लैंग्वेज में अपनी पढ़ाई को आप कर सकते हैं, किसी भी लैंग्वेज में, चाहे वो 6 तक की पढ़ाई हो, 6 से लेकर 12 तक की अब आप पढ़ाई आप किसी भी लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। अगर आप कोलकाता में जाके बस गए, अगर आप MP जाके बस गए, आप मुंबई जाके बस गए, तो आप जिस लैंग्वेज में आपको आती थी वो आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको हिंदी बेहतर आती है तो आप हिंदी में ही पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आपको बांग्ला आती है तो जहाँ पे आप होंगे आपको आपकी स्थानीय लैंग्वेज का बेनिफिट आपको उस जगह पर भी मिलेगा। वो सारी लैंग्वेजेस आपको प्रोवाइड करा जाएंगे। अब हिंदी एंड इंग्लिश ही बन के नहीं रह गया, अब हिंदी और इंग्लिश से बढ़ के भी कई लैंग्वेज को उतना ही महत्व दिया जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट था क्लास 5 तक की पढ़ाई मातृभाषा या स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में होगी। फोर्थ पॉइंट था कक्षा 9 से लेकर 12 तक की पढ़ाई अब सेमेस्टर में होगी। एंड फिफ्थ पॉइंट है नई शिक्षा नीति को अंक आधारित से हटाकर ज्ञान आधारित बनाने पर जोर दिया जाएगा। 6 पॉइंट था क्लास 9 के बाद अब साइंस आर्ट के अलावा अब मल्टीपल सब्जेक्ट को चुनने का ऑप्शन होगा। कक्षा 9 के बाद अब साइंस आर्ट के अलावा अब मल्टीपल सब्जेक्ट्स को चुनने का ऑप्शन होगा। 7 पॉइंट था बोर्ड एग्जामिनेशन के दो टाइप्स हो गए हैं, 2 पैटर्न्स हो गए हैं। अब बोर्ड की परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव टाइप में होंगी। एंड 8 पॉइंट है दोस्तों 6 to 12 के स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स, स्किल्स, इनोवेशन व एक्स्ट्रा एक्टिविटी के मार्क्स भी मिलेंगे। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। अभी इस नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है मात्र एक और टॉपिक, एक और लेक्चर अभी चलेगा। उसके बाद ये नई शिक्षा नीति में अभी जो चीज़ें गवर्नमेंट ने लाई हैं वो आपसे शेयर कर दी जाएगी, कर देंगे हम लोग, हम सभी एक दूसरे से बात करके। इसके बाद अगर कुछ नए पॉइंट्स, अगर कुछ नए बदलाव और भी होंगे तो भी हम एक दूसरे से डिस्कस करेंगे। एंड दोस्तों जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगा कि मेरे वीडियो को देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, सपोर्ट करें एंड लास्ट में सब्सक्राइब बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर कोई मिस्टेक होती है उसके लिए मैं हमेशा ही उन गलतियों को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर हूँ। आप नई शिक्षा नीति पर आप अपने राय, अपने सुझाव, अपने आइडियाज़, अपने कमेंट्स, यहाँ तक कि अपनी आलोचनाएं भी आप खुलकर मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे मैसेज बॉक्स में। नो प्रॉब्लम। आप जो भी आइडियाज़ आपको लगता है कि नई शिक्षा नीति में आपको लगता है कि मिनिस्टर्स आपको ये आइडिया नहीं आया, मुझे आइडिया आया, कोई ऐसी अच्छी चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है मेरे छोटे भाई बहन या मेरे भाई के लिए अच्छी हो सकती हैं, तो आप अपने आइडियाज़ को मेरे मैसेज बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अगर आपकी आइडियाज़ मुझे पसंद आया या उस लेवल का लगा या जैसा भी, अगर मुझे लगा कि आपकी आइडियाज़ बेहतर है तो उसे पक्का मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा विथ योर नेम दोस्तों, आई प्रॉमिस। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। आप सभी अपने घर पर रक्षाबंधन को बहुत ही प्यार से मनाएं। सभी बहनों को शुभकामनाएं, सभी भाइयों को शुभकामनाएं। बहनों जम के लूटिएगा अपने भाइयों को और भाइयों अपनी बहनों को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो दोस्तों
मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट लेक्चर, नई शिक्षा नीति। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू, नाइस मीट यू अगेन।